आइए आज हम उज्जैन के बारे में ज़रा गंभीर चिंतन करते हैं। देखा जाए तो उज्जैन शहर है ना, तीन शहरों में बट चुका है, तीन भागों में बट चुका है। एक है नया शहर फिलीगंज से पुल के उधर का, दूसरा शहर फिलीगंज के पुल से लेकर छत्तीस चौक गोपाल मंदिर तक, गुद्दी चौराहे तक का, और तीसरा है महाकाल से महाकाल लोक में उसका है। ये तीनों शहर, परंतु स्थिति यह है कि तीनों शहरों में भयंकर अराजकता है, पूरी अराजकता है यहाँ की, जिसकी कोई सीमा नहीं, और अराजकता शायद ही समाप्त होने पाए ऐसा लगता है। खैर छोड़िए ये बात, अब आइए हम महाकाल की बात आती है। महाकाल में न जाने कितने कितने कांड, रोजाना कांड होते हैं, और इतने इतने छात्र कांड होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब कल जो महाकाल के शंख द्वार के ऊपर जो फैसिलिटी सेंटर है ना, वहाँ पर उसमें आग लगी। वो जो प्रदूषण बोर्ड की बेटियां थी, गर्मी के कारण उनमें विस्फोट होने लगा, आग लगी और आग फैलती गई। जब वहाँ के कर्मचारी आग बुझाने गए तो जो ऊपर लगे हुए थे वे भी नाकाम रहे, कोई कारगर सिद्ध नहीं हुए। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड आने के मार्ग में भी इतनी बाधाएं आई कि कैसे वो पहुंचे घटनास्थल पर। जैसे तैसे वो घटनास्थल पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, कोई जनहानि नहीं हुई। हाँ, एक जो वो पाइप जो जलते हुए पाइप हटाने में था ना, तो पाठक नाम एक कर्मचारी को वो झुलसा, ये भी हुई किसी प्रकार की। और इसी बीच में दर्शन रोक दिए गए, महाकाल मंदिर खाली कराया गया, और उसके बाद में 1/25 पर बाद में दर्शन व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, जो भी हादसा हो गया, परंतु हादसे से हमें सबक लेना पड़ेगा कि महाकाल मंदिर में यदि कोई दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है तो राज्यकार को पहुंचने में कितना तकलीफ आएगी, कितने अवरोध खड़े होंगे, कैसे वो पहुंचेगी तुरंत घटनास्थल पर, इस बात की तो का भी ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ पर अब संकटकालीन पहुंच मार्ग भी आंतरिक रूप से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो स्थिति है ना, बड़ी विचित्र है, महाकाल को सुधारना। और महाकाल में तो रोजाना हादसे हो रहे हैं। अब कहें क्या, कैसे कहें, किससे कहें, क्या होता है, ये यहाँ होगा ही और होते ही रहेगा। और अब बेचारे महाकाल को ही चूना लगा रहे हैं सब लोग, तो कोई वो क्या करे, महाकाल इस स्थिति से नाराज होकर उन्होंने महाकाल मंदिर ही छोड़ दिया, और अब तो कैलाश में तपस्या में लीन है, जीवत और कृष्णत्व की। अब यहाँ पर आइए, देखिए, दर्शन कीजिए, चले जाइए, आप नाटक कीजिए। और यहाँ पर हमारे यहाँ भी उज्जैन शहर आध्यात्मिक शहर नहीं रहा, धार्मिक शहर नहीं रहा, अब तो ये पर्यटक शहर हो गया। पर्यटक आते हैं यहाँ पर, किस प्रकार के नाटक करते हैं, देव दर्शन के नाम पर इस शहर की सामाजिकता प्रदर्शित करते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ पर जो अब पर्यटकों को और जनता को लूटने का जो क्रम चल रहा है ना, वो तो बड़ा विचित्र है। हर क्षेत्र में लूट 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 है, टोपेबाजी है। हर जैसे चाहे वैसे लूटो, चाहे मनमाने मूल्य वसूल करो। ये ऑटो वाले और जो वहाँ के होटल वाले, सब ये क्या करना है, लूट का कोई मतलब ही नहीं। और अब तो महाकाल में भी लूट चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, यहाँ पर अनुष्ठान के नाम पर भी क्या क्या हो रहा है ये भी हम सब पता है, वहाँ पर भी छात्र लूट जा रही। यानी उज्जैन का धार्मिक महत्व है ना, वो समाप्त हो गया। और यहाँ पर जो किसी भी प्रकार की जो अनेक प्रकार की जो समस्या है ना, उनका समाधान कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, अब पूरा शहर में अराजकता है, यातायात अराजकता है, किसी को परवाह नहीं। अब यहाँ पर उज्जैन शहर में अब गुंडावाद की भी बड़ी समस्या हो गई है। हमारे शहर में फुअर और संभ्रांत गुंडों के चहल पहल बहुत ज़्यादा है। वे किस प्रकार के नाटक करते हैं, ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। अब उज्जैन में चाकूबाजी की रोजाना घटनाएं हो रही है, कितनी हम देखते हैं कि रोजाना कहीं ना कहीं चाकूबाजी की घटना के समाचार आते ही हैं। और उज्जैन में आत्महत्याओं का भी दौर चल रहा है, ये भी एक बड़ा विचित्र बात है। अब यहाँ पर हम आइए, हम उज्जैन की पेयजल संकट की बात करते हैं। पेयजल संकट गहराता जा रहा है, तो पेयजल की आपूर्ति कम प्रेशर से हो रही है, मटमेला पानी आ रहा है, ये आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु कोई समाधान नहीं। जो है जनता भुगते, जनता जो चाहे जैसे अपनी जीवन यात्रा करे,
अपने पारिवारिक पूर्तियां करे, ये क्रम चल रहा। सब जगह मुनाफाखोरी, लूट, टोपेबाजी का माहौल है। अब यहाँ पर आइए हम पेयजल संकट का समाधान क्या, आखिरकार उज्जैन की जनता का सवाल है ना, और भविष्य का सवाल है। तो हमने यहाँ पर सरकार को सुझाव दिया कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा कर लीजिए, क्योंकि सारी बाधाएं समाप्त हो गई, अब किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। किंतु मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तो अब उज्जैन की जनता का भी यही सवाल है कि सबसे पहले सब काम छोड़िए, गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कीजिए, युद्ध स्तर पर पूरा कीजिए, क्योंकि एक बांध बनाने में वो चरण पूरा करने में 1 से 1.5 साल लग जाता। और यदि हमने गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उज्जैन शहर को 200 साल तक पेयजल संकट या किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। और जहाँ चाहे जितने सिंह तो उसमें भी संकट आने वाला नहीं है। तो 100 से हमारे देश की जनता है ना, और उज्जैन की जनता यही कह रही है कि अरे भैया, गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर लो, ये एक बहुत ज़रूरी है, बाकी बात तो बाद में करते रहना। चलिए, अभी ये भी बात हो गई। अब कब क्या होगा कि भी नहीं गंभीर डैम का दूसरा चरण, अब तो इस पर भी शंका के बादल हैं। चलिए, अब ये भी बात छोड़ दीजिए, हम यहाँ पर आते हैं अब CMS 28 की बात। और CMS 28 का DPR क्या है वो तो हमें बताइए, जनता को बताइए कि क्या क्या योजना है, क्या क्या है, किस प्रकार का क्या होगा। मगर CMS 2028 की DPR अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। हर अफसर अपनी मर्जी से अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं, और सारा उनके लिए बजट स्वीकृत हो। आइए अब हम यहाँ पर क्षिप्रा की एक बात करें। क्षिप्रा पर अभी 563 करोड़ से 27 किलोमीटर के घाट बनाने का प्रस्ताव आया। अरे घाट का, आप जो घाट बने हुए हैं ना, जरा उनकी हालत तो देख लीजिए क्या हो रही है। वहाँ पर उनका रख रखाव नहीं कर सकते, और आपने 27 किलोमीटर के घाट बना दिए, उनका रख रखाव कौन करेगा? त्रिवेणी से लेकर रामघाट आगे से छोटी पुलिया तक, जरा ये भी सोचिए। और यहाँ पर एक क्षिप्रा है ना, रोजाना नर भोग लेती, उसके आ रहे हैं समाचार, डूबने के समाचार आ रहे हैं। तो इसका भी एक उपाय करना चाहिए। ये जो घाट बनाने की बजाय है ना, आप घाट मत बनाइए, जो आप घाट है ना वर्तमान, उन घाट के लेवल से 20 फीट 25 फीट का एक रैंप बना दीजिए, और उस रैंप के बाहर वहाँ पर आप बैरिकेड लगा दीजिए कि इसको कोई यहाँ पर पार नहीं करेगा। और जो 20-25 फीट का रैंप बने ना, उस पर करीबन 4 फीट 5 फीट पानी ही रहे, और ताकि हर यात्री अपना स्नान कर ले, वो कर ले, और किसी प्रकार का जो डेंजर क्षेत्र में जाने की प्रयास न करे। यह काम करने की है। आप यहाँ से लेकर रामघाट से लेकर आप छोटी पुलिया से लेकर नरसिंह घाट, उसके आगे तक ऐसे रैंप बना दीजिए, लालपुर तक रैंप बना दीजिए, क्योंकि और शब्द बोर्ड लगा दीजिए क्षिप्रा 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 क्षिप्रा, तो जो स्नान के समय में भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये रैंप बनाना बहुत जरूरी है। यह घाट मत बनाइए 563 करोड़ के, आप एक ऐसा रैंप कर दीजिए। और एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ कि हमारा रामघाट के सामने दत्त अखाड़ा घाट है ना, वहाँ के उस घाट के नीचे इतनी खो बन गई है कि यदि घाट पर दबाव बढ़ा ना, तो घाट नीचे बैठ भी सकता। तो वहाँ पर उस घाट को तोड़कर वहाँ पर वो खाई समाप्त करके वहाँ पर एक नया घाट जरूर बनाइए। ये भी एक बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, अब उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब CMS के बारे में, अब CMS के बारे में क्या बताऊँ आपको, CMS से क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार होगा क्या होगा। घोषणाएं तो बहुत हो चुकी, इतनी घोषणाएं हो चुकी हैं कि घोषणाकर्ताओं को भी पता नहीं कि हमने कितनी घोषणाएं कर दी। जो भी होता है होगा। अब CMS के बारे में हम अलग से विशेष चर्चा करेंगे, अभी तो इतनी ही चर्चा करना बाकी। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ना, कृष्ण की शिक्षा, इसलिए सांदीपनि का शहर है, जहाँ पर जीवन जीने की कला और विधाओं को ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पर हमारे राजा विक्रम के नाम पर विक्रम विश्वविद्यालय।
और विक्रम विश्वविद्यालय को तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो चक्रम विश्वविद्यालय बनाने पर आमादा थे। और जो कल परीक्षाएं हुई ना अभी 2 दिन पहले, उस परीक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई। अरे छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं दे दी, पेपर बांट दिए और पेपर बटे ही नहीं, और कुछ बटे तो अंग्रेजी में बटे, हिंदी के जो परीक्षार्थी थे ना उनको पेपर ही नहीं दिया गया। बाद में फिर उनका अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करके फिलो करके फिर पेपर बांटे। अरे ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो एक मुख्य विक्रम विश्वविद्यालय के मुख्य परीक्षक है ना, वो इस विक्रम विश्वविद्यालय को चक्रम विश्वविद्यालय बनाना चाहते। वे अपनी बातें थोपने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के नाटक करते हैं। अभी यहाँ पर LLM के छात्रों के साथ क्या क्या हुआ ये भी किसी छिपा नहीं है। ये मुख्य परीक्षक है ना, ये बहुत बड़े अव्यवहारिक कार्य करते हैं और विक्रम विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं, चक्रम विश्वविद्यालय बना रहे हैं। हुआ ये कि जो LLM के छात्र थे ना उनके अपनी गलतियों से वो करते हुए उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया। और जब वे मिलने जाते हैं तो कहते थे कि आप जाइए हाई कोर्ट, आपका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आप कोर्ट में जाइए। अब बेचारे कुलपति है, कुलाधिपति है, वे भी क्या करें, मुख्य परीक्षक का उन्माद तो चरम पर है। और अभी अभी जो मुझे सूचना मिली है कि जब LLM के छात्रों ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई ना, जो उनका परीक्षा परिणाम रोक दिया गया था, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया मुख्य परीक्षक को, विक्रम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक को, कि आप इन छात्रों का रिजल्ट जारी कीजिए, आप ये ऐसा नहीं कर सकते। ये मुख्य परीक्षक की नीति के कारण हो रहा है। कुल सचिव को भी पता है कि ये मुख्य परीक्षक हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करते हैं, कुलपति को भी पता है कि ये इस प्रकार के नाटक होते हैं, किंतु वे न जाने क्यों उससे दबे हुए मुख्य परीक्षक से। और मुख्य परीक्षक का जो रिकॉर्ड है ना वो हमें पता है क्या क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो वो विक्रम विश्वविद्यालय की जो कार्य परिषद है ना, अरे उसमें भी बड़ी विचित्र बातें हैं। आपको वहाँ जो कार्य परिषद के सदस्य हैं ना उनको तो छात्रों के हितों के बारे में ही सोचना है, विक्रम विश्वविद्यालय के हितों के बारे में भी सोचना है। और ऐसा मुख्य परीक्षक है जो विक्रम विश्वविद्यालय को चक्रम विश्वविद्यालय बनाने पर आमादा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा करना चाहिए। परंतु जो कार्य परिषद है ना वो भी मौन है। और उस कार्य परिषद में कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं जो छात्रों की बात रखते हैं, वो रखते हैं, परंतु वे भी बेबस हैं, वे भी मजबूर है, वे बोलते नहीं है, बोल नहीं सकते, क्योंकि न जाने कौन से अनुशासन में बंधे हुए। और यहाँ पर अब जो विक्रम विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का पुनर्गठन होना चाहिए, ये हम ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब विक्रम विश्वविद्यालय की बात की, अब यहाँ पर हमारी चिकित्सा सेवाओं की देख लीजिए। चरक अस्पताल है ना, यहाँ पर हर प्रकार की कुव्यवस्थाएं हैं, AC बंद है, कूलर बंद है, पानी की समस्या है और न जाने कितनी समस्याएं हैं। और वहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। लिफ्ट कितनी कभी खराब हो जाती है, क्या हो जाती है, कुछ भी नहीं हो रहा। और चरक अस्पताल में आखिर का जाएँ तो बेचारे मरीज जाएँ का, किससे क्या कहें। यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का सुव्यवस्था स्थापित नहीं की जा रही है। यहाँ पर चरक में है ना सुव्यवस्थाओं की ओर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहे, बड़ी सख्ती से अमल किया जाना चाहिए, ताकि जो मरीज है ना उनको थोड़ी राहत मिल सके, वो शांति मिल सके। अब आइए हम यहाँ पर शहर की सड़कों की बात करते। अरे यहाँ की शहर की सड़कें इतनी सकड़ी हो चुकी है, इतनी सकड़ी हो चुकी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण की भार है, इतना अतिक्रमण है कि हद से ज़्यादा। यहाँ पर जो व्यापारी है ना वे वहाँ पर करीबन 10-10 फीट तक का अतिक्रमण करते हैं, अपना सामान बाहर रख देते हैं दोनों तरफ, सड़क छोटी हो जाती है।